चंपावत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिंगदा के पास एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 10 बारातियों को लेकर एक बोलेरो कार पार्टी से गंगोली हाट की ओर लौट रही थी। इसी दौरान सिंगदा के पास कार बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों का इलाज लोहाघाट स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। हादसा सुबह 3 बजे हुआ था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों का रेस्क्यू करने के साथ ही शवों को खाई से निकाला। विजयवर्धन उप्रेती हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजयवर्धन, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इस हादसे को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं, देर रात का ये मामला है। तकरीबन 3 बजे ये कार जो है खाई में गिरी थी। अगर रात का मामला नहीं होता तो शायद कुछ लोग बच सकते थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ देरी से ये सूचना मिली। उस प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें मौके पे पहुंची, लेकिन काफी गहरी खाई में ये कार गिरी थी, जिस कारण से जो घायलों को निकालने में भी दिक्कत हुई है। फिलहाल सभी घायलों को लोहाघाट स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर देख रहे हैं कि अगर किसी की हालत अगर गंभीर है तो उसे हायर सेंटर भी यहाँ पर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन 5 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हुई है, 5 अभी भी गंभीर रूप से घायल है। जी, बहुत शुक्रिया विजयवर्धन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। और इसी बीच एक बड़ी खबर, आरबीआई का रेपो रेट घटाने का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। रेपो रेट में कटौती के बाद नई ब्याज दर अब 5.25% हो गई है। जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से महंगाई में तेज गिरावट देखी गई है। आरबीआई ने ये जानकारी दी है और आरबीआई का ये भी कहना है कि ब्याज दर में 0.25% की कटौती होगी। तो रेपो रेट घटाने का ऐलान कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। और अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर बागेश्वर अल्मोड़ा हाईवे पर कसार देवी इलाके में कपड़ खान के पास देर रात कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक शख्स गाड़ी में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंचे फायर कर्मियों ने घायल का रेस्क्यू किया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। बढ़ते आगे, अगली खबर है विकासनगर से। पचवादून इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। टीम ने गुरुवार को छरबा और शेरपुर में 25 बीघा सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। टीम ने कॉलोनाइजर को दोबारा निर्माण कार्य करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल एसडीएम विनोद कुमार को छरबा और शेरपुर क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। उन्होंने एमडीडीए को इस संबंध में पत्र लिखा था, जिसके बाद एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरिद्वार के शहीद वाला में सरकारी भूमि पर मजार बनाकर किया गया अतिक्रमण आखिरकार अतिक्रमणकारियों ने खुद ही तोड़ दिया। शहीद वाला निवासी नसीम बानो ने सरकारी भूमि पर मजार खड़ी कर अतिक्रमण किया था, जिस पर प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस भी दे दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद नसीम बानो ने खुद मजार को हटा दिया। उत्तराखंड में वक्फ की 5000 से ज्यादा संपत्ति है, जिसमें 75% संपत्ति आज तक पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं की गई। ऐसे में जब केंद्र की तरफ से दी गई डेडलाइन 24 घंटे के बाद खत्म हो रही है, तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर हक के लिए कार्रवाई की तैयारी में है। वक्फ की जमीनों की जानकारी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके लिए उत्तराखंड के अधिकारियों को 15 दिन की दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि वक्फ की संपत्तियों की डिटेल रजिस्टर करवा सकें। लेकिन उत्तराखंड में 75% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी
5 दिसंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इन संपत्तियों के बारे में डिटेल दर्ज न करने वालों को नोटिस भेजने से लेकर बुलडोजर चलाने की तैयारी की गई है। कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिछले 2 वर्षों से इसका मामला चल रहा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है और एक्ट क्या लेके आएगा उसके पहले अगर हम कोई कार्रवाई कर देते तो मुझे लगता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमें मालूम था पूरी सरकार वक्फ की बेहतरी के लिए, वक्फ के बेहतरी के लिए काम कर रही है और इसीलिए पूरी सरकार लगी थी। अब वो आया है ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ, क्योंकि कोरम पूरा नहीं था और लगातार हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कोरम पूरा हो तो आगे की कार्रवाई की जाए। अब कोरम पूरा हो जाएगा तो जो भी इंक्रोचर्स हैं या जो वक्फ के वहां कब्जेदार बैठे हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों के पास ट्रिब्यूनल जाने का रास्ता है, लेकिन उत्तराखंड में ट्रिब्यूनल को लेकर अभी मामला अधर में है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड तहफूज कमेटी में सदस्य कहती है कि बीजेपी चाहती है कि वक्फ की सारी जमीनों पर हक कर ले, इसलिए फैसला लिया, क्योंकि इतने कम समय में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन संभव ही नहीं है। देखिए, ये एक्ट ही पहले बहुत गलत नीयत से बना था। उनकी इंटेंशन ही यही थी कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों को छीन लिया जाए, इसीलिए हमको 6 मंथ का टाइम दिया। 5 मंथ का कहूँगी मैं, तो उतना टाइम दिया गया हमको। और छीनने का जहाँ तक सवाल है, आपने एक्ट में प्रोविजन ही ऐसे रखे हुए हैं। प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में इनके रजिस्ट्रेशन को लेकर मुतलवियों का आगे न आना वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है कि कैसे इन संपत्तियों पर अपना मालिकाना हक जताया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। देहरादून से अगली खबर आ रही है, जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं ऊंचाई वाले 3500 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो नोएडा के बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर पर भी पहुंचे। उनकी मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी उत्तराखंड भवन भी गए। सीएम पुष्कर धामी गुरुवार को रुद्रपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम रुद्रपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिलापट अनावरण और स्मृति समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार आज हर क्षेत्र में विकास काम कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का खास फोकस है। सीएम धामी ने कहा कि रुद्रपुर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ कई और काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। आज हमारी सरकार के द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा जनपद उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के विकास के लिए भी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। हम अनेक यहाँ पर जो बाईपास, रुद्रपुर बाईपास निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। रुद्रपुर, खटीमा, गदरपुर, जसपुर, ये सब क्षेत्र को जोड़ने वाली अनेक सड़कों का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर, गदरपुर से दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग का काम भी प्रारंभ हो गया है। उसका भी सुदृढ़ीकरण करवा रहे हैं। पिछले दिनों इसका हम लोगों ने जो है इस कार्य को प्रारंभ किया था। 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनावी मोर्चा खोल दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में कांग्रेस ने 10 साल बनाम बीजेपी के 15 साल पर बड़ा मंथन किया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें इस पर चर्चा शुरू हो गई कि 2027 से पहले जनता तक कौन कौन से मुद्दे ले जाने हैं। कांग्रेस अपने 10 साल बनाम बीजेपी के 15 साल के विकास मॉडल की तुलना जनता के बीच रखेगी।
हरक सिंह के मुताबिक उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का टैक्स विभाजन एक्ट में संशोधन कर उसका लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए, न कि उत्तर प्रदेश को। हर जिले और ब्लॉक में जाकर स्थानीय समस्याओं को भी उठाने की तैयारी है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी कांग्रेस उठाएगी। हम प्रदेश के स्तर पर जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को हम प्रदेश के स्तर पर और विधानसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर, जैसे हम कोटद्वार के मुद्दे हैं तो अलग अलग, एक प्रदेश व्यापी होगा और एक विधानसभा वाइज होगा। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस मंथन को चुनावी दिखावा बताया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपनी आपसी लड़ाइयों से ही फुर्सत नहीं। ऐसे में पार्टी जनता के सामने विकास मॉडल की बात ही नहीं कर सकती। ये कांग्रेस जो है केवल और केवल एक बयानबाजी करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जब यहाँ पर उत्तराखंड में शासन काल चला तो कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते थे और विकास से उनको कोई दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। यहाँ के जन सरोकारों से उनको कोई संपर्क नहीं था। एक तरफ कांग्रेस जिला में जाकर समस्याएं गिनाएंगी तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने काम और योजनाओं के दम पर मैदान में उतरेगी। प्रदेश की राजनीति अब पूरी तरह चुनावी मोड में है और जनता तय करेगी कि विकास का असली मॉडल किसका है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लगातार बीजेपी पर किए जा रहे हमलों ने उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। पलटवार करते हुए बीजेपी के नेताओं ने भी तीखी जुबानी जंग शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में जब से नई टीम का गठन हुआ है, सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार अब सीमाएं लांघने लगा है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति का दायित्व मिलने के बाद हरक सिंह ने बीजेपी नेताओं को टारगेट पे लिया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ऑफिस पहुंचे हरक के पारंपरिक प्रतिद्वंदी लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक के बयानों का जवाब बेहद तल्ख शब्दों में दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि उनके पास हरक सिंह जैसे नेता हैं और इतनी हल्की बातें करने वाले और इतनी छोटी बातें करने वाले, जो गली कुची का कोई एक झिंगुर जैसी बातें करता है, तो मैं समझता हूँ उसी तरह से झंझनाहट उनके मन में हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस समय डिप्रेशन के शिकार हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको साइड लगाया है, जिस तरह से वहाँ गोदियाल का कद बढ़ा है, तो उससे उनको लगता है कि वो भिन्नाए हुए हैं और उसकी खुन्नस जो है वो भाजपा को गाली देके कर रहे हैं। 2022 में लैंसडाउन सीट पर दिलीप रावत के खिलाफ कांग्रेस से हरक सिंह रावत की बहू मैदान में थी। यानी दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है, अदावत पुरानी है। हालांकि हरक ने ये कहकर बात टाल दी कि जिसका घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब देखिए, मैं दिलीप रावत, अब वो तो दिलीप रावत से पूछो आप, जिसका घर खुद जो है ना कांच का होता है, जिसका घर खुद कांच का होता है, उसको दूसरे का घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। साफ है, विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उसकी तपिश में उत्तराखंड की सियासत अभी से झुलसने लगी है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी और तेज होगा। अंजाम क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्परभात की रिपोर्ट। राज्य में प्री एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पहले हर मतदाता तक पहुंच बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस चरण में प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि जब एसआईआर शुरू हो तो मतदाताओं को कोई भी असुविधा ना हो। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से भी अपील की जा रही है कि वे सभी बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात कर लें ताकि वो बीएलओ के साथ मिलकर वोटर लिस्ट का काम कर सकें। उन्होंने बताया कि 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर वर्तमान सूची की मैपिंग शुरू कर दी गई है। हमारे जो बीएलओज होंगे, जो हमारे 11,733 बूथ अभी हमने जनपदों में चिन्हित किया हुआ है, एसआईआर प्रारंभ करने से पहले हमारे जो बीएलओज होंगे, सभी बीएलओज हमारे जो निर्वाचक नामावलियां हैं 2003 की और 2025 की, इसके आधार पर सभी मतदाताओं का जो है उनका मिलान करेंगे। जिनका 2025 में नाम होगा और उनके
और उसमें से जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम होगा उसका चिन्हीकरण किया जाएगा। ये डेस्कटॉप मतलब टेबल टॉप एक्सरसाइज होगी। 6 दिसंबर को होने वाली पीसीएस लोअर की मेंस परीक्षा पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाते हुए लोक सेवा आयोग को मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला मई 2025 में हुई प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा में 70 नंबर पर एक सवाल पूछा गया था जो कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स से संबंधित था। आयोग ने इसका सही उत्तर फूड सेफ्टी बताया था। कुलदीप कुमार राठी समेत अन्य अभ्यर्थियों ने सवाल सहित 4 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने सुनवाई के बाद 4 में से एक सवाल को गलत माना और आदेश दिया कि इस सवाल को हटाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। नई मेरिट लिस्ट के आधार पर की नई मेंस परीक्षा कराई जाए। इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और जो है कमीशन को आदेश दिया है कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस के ऊपर कि ये क्वेश्चन गलत है और उतने जो नए बच्चे होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। देहरादून में वकीलों की हड़ताल को अब 24 दिन पूरे हो गए हैं। चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर वकील कोर्ट में कामकाज पूरी तरह ठप किए हुए हैं जिसका सीधा असर सरकार की आय पर पड़ रहा है। देखिए, बार एसोसिएशन देहरादून और स्टैंप वेंडरों की संयुक्त हड़ताल से स्टैंप ड्यूटी की वसूली शून्य हो गई है। देहरादून में करीब 150 रजिस्टर स्टैंप विक्रेता हैं जिनकी हड़ताल से सरकार को प्रतिदिन 8 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कई कामकाज भी प्रभावित होने लगे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास पर डे का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है मेरे हिसाब से। एक्चुअल नहीं है बट ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से इतना पर डे का गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। पिछले 24 दिनों की हड़ताल में सरकार को सिर्फ स्टैंप ड्यूटी से 200 से 240 करोड़ रुपए तक का अनुमानित नुकसान हो चुका है। वहीं वकीलों का कहना है कि अदालतों में काम बंद होने से राजस्व और अन्य माध्यमों से सरकार को करीब 500 करोड़ का अतिरिक्त घाटा भी हुआ है। रेवेन्यू का नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप मानिए अगर सिर्फ रेवेन्यू है या जेल से जिस तरह से कैदी आ रहे हैं या और जो चीज़ें हैं, कुल मिला के इस हड़ताल से मैं कहूँगा कि 50 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान सरकार को है। इसमें रेवेन्यू भी आता है, इसमें कोर्ट फीस भी आती है, इसमें जो सरकारी तंत्र है वो भी आता है, जो सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह है वो भी आती है, क्योंकि वकीलों के बगैर कचहरी में कोई भी काम नहीं हो सकता है। वकील साफ कहते हैं कि जब तक चैम्बर निर्माण पर ठोस फैसला नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी। कोर्ट में ठप पड़े कामकाज से नुकसान आगे भी बढ़ता रहेगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18, देहरादून। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर मोहब्बे वाला इंडस्ट्रियल एरिया के चौक पर आज सुबह एक बेकाबू ट्रक दुकान में जा घुसा। इस टक्कर के दौरान रोड के किनारे पर खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नुकसान का जायजा लेने के लिए पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। तो मामले की जांच जारी है। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। मोहब्बे वाला इलाके का ये मामला है। देहरादून की खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेकाबू ट्रक अचानक से दुकान में घुस गया और ये नुकसान हुआ है। हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत के अनुसार होता है। ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में लिखा नहीं होता, इसलिए उसे विक्रम संवत का कुंभ माना जाता है और यही विक्रम संवत का कुंभ इसे कहा जाना चाहिए। उन्होंने कुंभ और अर्धकुंभ के विवाद से खुद को दूर बताया और कहा कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा है, इसलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए ये कही है। कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना, और हमें तो कुंभ से लेना देना है।
कुंभ माने घड़ा, जिसके अंदर पुण्य का संग्रह है और जिसका एक छींटा भी हमारे ऊपर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हम इस पचड़े में न जा करके कुंभ के लिए लोगों को आह्वान करते हैं हरिद्वार में। और अगली खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर आदमखोर गुलदार की दहशत है, जिसकी वजह से पौड़ी में 48 स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। कल गुलदार के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया और आदमखोर गुलदार को मारने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। आपको बता दें, पौड़ी में 15 दिन में दूसरा गुलदार आदमखोर घोषित हुआ है। तो कल गुलदार के हमले में एक शख्स की मौत हो गई, गुलदार को घोषित किया गया आदमखोर। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कितना गुस्सा यहाँ पर जो है ग्रामीणों में देखा गया है। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक है। देर रात गुलाब राय इलाके में गुलदार घूमते हुए दिखाई दिया। चहलकदमी करते हुए गुलदार का सीसीटीवी में वीडियो भी कैद हुआ है। वहीं इलाके में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में एक हाथी ने घर के बाहर खड़ी हुई एक कार को तोड़ डाला। गुरुवार को जगजीतपुर के वसुंधरा एनक्लेव में गली में खड़ी हुई कार को टक्कर मारकर जंगली हाथी ने तोड़ दिया। हाथी के उत्पात की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि गली से गुजर रहा हाथी यहां पर खड़ी कार को तोड़ता हुआ नजर आया। उत्पात की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। रामनगर में कालाढूंगी के गुलजारपुर बंकी गांव में दिन दहाड़े गजराज ने धावा बोल दिया। खेतों में घुसकर गन्ने की फसल को तहस नहस कर दिया। गांव में हाथी को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को इलाके में घुसने से रोकने की मांग की है। हल्द्वानी में भाबर वाले इलाके में होते हुए नेपाल को जाने वाले हाथियों का रूट बिंदु खत्ता और लालकुआं इलाके में आबादी के कारण रुक गया है। ऐसे में हाथी अपने रास्ते नहीं जा पा रहे और गांव का रुख कर रहे हैं। जानवरों का आतंक है। कुमाऊं के तराई इलाके के किसान हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। हल्दू चौड़, मोटा हल्दू और बिंदु खत्ता के इलाके में हाथियों का आतंक ऐसा है कि लोग खेतों में फसलों की बुआई करने से भी डरते हैं, क्योंकि हाथी लगातार फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर इसके कारण देखें तो कई एलिफेंट कॉरिडोर, जिसकी वजह से बाकी हाथी घरों और खेतों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनेकों बार फॉरेस्ट को भी कहा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहा कि भाई हमारे लिए यहाँ पर कम से कम जितना भी सीमांतर क्षेत्र किनारे किनारे लग रहा है, इसमें एक हाथी दीवार के लिए जो है सरकार कुछ आगे को कदम बढ़ाए। हमने ऐसा निवेदन किया। काश्तकार को यहाँ पर जो है नुकसान के कारण अपनी भूमि, छोटा छोटा तो काश्तकार है, वो भी अपनी भूमि को बेच रहा है, करेगा क्या। दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाथियों को रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए सोलर फेसिंग से लेकर खाई खोदने तक का काम किया जा रहा है। टीम है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैंडल कर रही है, डेली ही वहाँ शाम को रात को गश्त कर रही है और कुछ संवेदनशील स्थानों पे हाथी खाई भी खोदी गई है, जिससे कि जानवर जो है खेतों की तरफ ना जा सके। तो इससे सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ क्षेत्र में अभी इश्यूज हैं जहाँ पर अभी हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय वहाँ भी हाथी की समस्या का निराकरण हो पाएगा। दरअसल कुमाऊं के तराई इलाके से नेपाल के फतेहपुर, गदगदिया, टांडा होते हुए लालकुआं, गौला नदी, सितारगंज, किलपुरा, सुरई और खटीमा जैसे कई एलिफेंट कॉरिडोर हैं, जो कि बंद हो चुके हैं। कई इंसानों की आबादी इनका रास्ता रोके बैठी है, तो कहीं हाईवे और रेलवे ट्रैक है, जिसकी वजह से हाथियों की आवाजाही सिमट गई है। लिहाजा हाथी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में आपातकालीन स्थिति और आतंकी घटना से निपटने के लिए जिला पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की है, जिसमें हर की पैड़ी क्षेत्र पर संदिग्ध बैग मिलने और 2 आतंकियों के द्वारा कुछ लोगों को बंदी बनाए जाने और भीड़भाड़ वाले घाट पर एक दुकान में आग लगने की घटना की सूचना दी गई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को परखा है
और पुलिस मुख्यालय से सूचना फ्लैश होने के बाद पुलिस की टीम एटीएस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड जैसी सुरक्षा यूनिट हरकत में आ गई है। हर की पैड़ी पर मौजूद लोगों को हटाते हुए स्थिति को काबू कर लिया गया है। और रुकते एक छोटे